मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन का लिया निर्णय। कहा त्योहारों की खुशियां परिजनों के साथ मनाएं। 1 अगस्त से अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू, लेकिन स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर अभी भी रहेंगे बंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 8,600 पर। 24 घंटे में मिले 314 नए संक्रमित। और शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आई नई शिक्षा नीति। शिक्षाविदों ने अपने अपने नजरिए से किया नई शिक्षा नीति का स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा और उन्हें कोरोना वायरस से बचाने के लिए ही लॉकडाउन का निर्णय लेना पड़ा। आज प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि हम सब के लिए ये चिंतित होने और बीमारी से सावधान रहने का समय है। उन्होंने प्रदेश की जनता से बचाव उपायों को गंभीरता से लेने के लिए कहा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहरों में लॉकडाउन का निर्णय लेना पड़ा। आप इस लॉकडाउन को गंभीरता से लें। लॉकडाउन से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर लोग सुरक्षा और बचाव के लिए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन की स्थिति से बचा नहीं जा सकता। यह समय मेरे लिए, आपके लिए चिंतित होने, बीमारी से सावधान रहने और बचाव के उपाय को गंभीरता से लेने का समय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों की रिकवरी दर काफी बेहतर है और मृत्यु दर भी काफी कम है। उन्होंने बताया कि राज्य में शीघ्र सैंपल जांच को 5,000 से 10,000 प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले त्योहारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को इन पर्वों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें ये ध्यान रखना है कि पर्व हम घर और परिवार के लोगों के साथ ही मनाएं। रक्षाबंधन के पर्व समीप आ रहे हैं। आप सबको इन पर्वों की शुभकामनाएं। पर्व को मनाते समय यह ध्यान रखें कि हम केवल अपने घर, परिवार के लोगों के साथ ही यह पर्व मनाएं। कोरोना से बचाव के लिए ऐसा करना बेहद ज़रूरी है। हमें अपने सामाजिक दायित्व का पालन करते हुए भीड़ भाड़ करने से बचना होगा। मुझे पूरा विश्वास है हम सब स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और कोरोना संक्रमण को रोकने में सहयोग देंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी को स्थिति की गंभीरता को समझकर कोरोना संक्रमण को रोकने में सहयोग करना होगा। पूरे देश में 1 अगस्त से अनलॉक के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहरी इलाकों में गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा, जबकि सख्त निगरानी रख दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। अनलॉक 3 के तहत रात के कर्फ्यू को हटा दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप योग और जिम को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं 31 अगस्त तक बंद रहेंगी। अनलॉक 3 में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ भीड़ भाड़ वाली गतिविधियों को कोई अनुमति नहीं है, लेकिन राज्यों के बीच लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। कोविड-19 से भारत में अब तक 10 लाख से ज्यादा मरीज
स्वस्थ हो चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 64.43% हो गई है। वहीं राष्ट्रीय मृत्यु दर घटकर 2.20% रह गई है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में सबसे अधिक 52,123 नए मामले सामने आए, जिससे देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 15,83,792 हो गई है। कोविड-19 से अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। ICMR ने बताया कि भारत में 1,81,90,382 परीक्षण किए जा चुके हैं। इधर प्रदेश में कोरोना का प्रभाव कम नहीं हो रहा है। बुधवार देर शाम आई रिपोर्ट में 85 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले। नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा रायपुर से 37, राजनांदगांव से 20, दुर्ग से 9, जांजगीर चांपा से 7, बलौदाबाजार से 4, कोरबा और सरगुजा से 3-3 और महासमुंद तथा बलरामपुर से 1-1 मरीज मिला है। बुधवार को मिले कोविड-19 संक्रमितों की कुल संख्या 314 थी। इसी तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 8,600 हो गया है, जिनमें से 5,634 व्यक्ति स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कांकेर जिले के माओवाद प्रभावित अंतागढ़ में आज रेल इंजन के पहुंचने पर लोगों ने इसका खुशियों के साथ स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि रावघाट प्रोजेक्ट के तहत इस रेल लाइन को दुर्ग से रावघाट तक बिछाया जाना है। इसी कड़ी में आज अंतागढ़ तक रेल इंजन का ट्रायल किया गया। रेल सुविधाओं के अंतागढ़ पहुंचने से वहां के नागरिकों में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि अब हम काफी आसानी से दूसरे राज्यों तक सफर कर पाएंगे। रेल इंजन आने वाली है, इससे हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें यहाँ से अपने राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक छोटी जगह है जिससे हमें बेरोजगारी की भी प्रॉब्लम है। अभी लोग बेरोजगार हैं तो अपने रोजगार स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि पहले परेशानी थी आने जाने की दिक्कत, लेकिन अभी परेशानी नहीं है। मेरा नाम कुमारी दामिनी साहू है, मैं पोड़गांव से हूँ। आज यहाँ अंतागढ़ में ट्रेन इंजन आने वाली है, इससे हमारे गांव के लोगों को बहुत खुशी मिल रही है और यहाँ के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो जाएगा। ट्रेन आएगी तो यहाँ से जाने में भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस ट्रेन का ट्रायल मार्च-अप्रैल तक किया जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षण की तारीख को आगे बढ़ाया गया। आज ये रेल इंजन केवटी से अंतागढ़ तक पहुंचा है। 11 अगस्त को इसी लाइन पर डिब्बों के साथ ट्रायल किया जाएगा। और अब समाचार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जिससे देश में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए एकल विनियामक बनाने, डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश और बीच में पढ़ाई छोड़ने, एमफिल पाठ्यक्रमों को समाप्त करने, बोर्ड परीक्षाओं को ज्यादा महत्व न देने और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजन जैसी बातों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। देश के तमाम शिक्षाविदों ने नई शिक्षा नीति का खुले दिल से स्वागत कर अपनी राय व्यक्त की है। प्रदेश के कई शिक्षाविदों ने भी इसे शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया है। दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के निदेशक रजत मूणा के अनुसार इस नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 2035 का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। श्री मूणा ने बताया कि नई शिक्षा नीति इस मायने में भी महत्वपूर्ण होगी कि विद्यार्थी एक साथ कई संकायों की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हायर एजुकेशन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। 2035 तक इस लक्ष्य को रखने का इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2035 तक 50% लोग जो इस हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं, उसमें करीब 50% लोग हायर एजुकेशन के लिए एक्चुअली इनरोल कर रहे हैं। इसको हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो कहते हैं, जो कि 50% तक पहुंचने ऐसे हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा भारत सरकार का। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स, जिससे कि लोग जो है वो एक नहीं बल्कि कंपार्टमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि तरह तरह की चीजों में मल्टीपल डिसिप्लिन्स में एक साथ एजुकेशन पा सकें।
दुर्ग के हेमचंद विश्वविद्यालय की कुलपति अरुणा पल्टा के अनुसार नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि अब बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई का अधिक मौका मिलेगा। स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही बदलाव आए हैं। स्कूल शिक्षा में बहुत अच्छा बदलाव आया है कि पहले 5वीं कक्षा तक का बच्चा जो है ये अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेगा। 6वीं कक्षा के उपरांत उनके लिए वोकेशनल कोर्सेज प्रारंभ किए जा रहे हैं। फिर एक सबसे बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण बात सामने आई है स्कूल शिक्षा में, कि बच्चे को एक ही विषय के सब्जेक्ट्स नहीं चुनना ज़रूरी नहीं रहेगा। अभी तक हम क्या देखते थे कि अगर बच्चे ने साइंस ले लिया है तो उसको बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, पर अब इतनी छूट दे दी गई है, इतना लचीलापन आ गया है शिक्षा में कि आप चाहें तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में आप म्यूज़िक लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो एक बहुत अच्छा बदलाव आया है स्कूल शिक्षा में। शिक्षाविद अवनीश सक्सेना ने इस नई शिक्षा नीति को 360 डिग्री का परिवर्तन बताया। उन्होंने इस नीति में शिक्षकों पर दिए जाने वाले महत्व को सबसे जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक ही बच्चे के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के लिए शिक्षक का बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना ही नहीं, एक बच्चे के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन और देश में बहुत बड़ा परिवर्तन करने की ताकत होती है। और कहीं ना कहीं इस पॉलिसी में एक शिक्षक के ऊपर भी ध्यान दिया गया कि अगले कुछ सालों के पश्चात बीएड की डिग्री को 4 साल बनाना और उसमें सख्त नियम लागू करना और एक अच्छे टीचर को भी हमें बनाने का जो हमने इस पॉलिसी में रखा है, उससे शिक्षा के क्षेत्र में भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करते समय मानव संसाधन मंत्रालय ने सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए इसे वेबसाइट पर अपलोड किया था। मंत्रालय को इस संबंध में 2 लाख से अधिक सुझाव मिले थे। जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते हुए राज्य सरकार ने वन भूमि पर खेती करने वाले किसानों को उसी वन भूमि का अधिकार पत्र देने का काम शुरू किया है। बरसों से जिस खेत पर मेहनत कर अन्न उगा रहे थे, उसका अधिकार मिलने से हितग्राहियों के परिवारों में खुशी का माहौल है। ऐसे ही जांजगीर चांपा जिले के ग्राम जोंगरा में किसान वन भूमि अधिकार पत्र पाकर काफी खुश हैं। ये गांव प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और यहाँ लोग मुख्य रूप से कृषि और वनोपज संग्रहण करते हैं। योजना के तहत राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत क्षेत्र की करीब 80 एकड़ वन भूमि पर वर्षों से काबिज किसानों को वन अधिकार पट्टा दिया है। गांव के किसान अब भूमिहीन नहीं हैं, अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत हैं। कार हमन पट्टा दी से 1 एकड़ 25-30 मिल के पट्टा दे है और मैं हमारा जीवन यापन बढ़िया चलत है। अच्छा, खेती लगाथन धान के और धान के अच्छा फसल आते, पर्ची वर्ची भी मिल गए है, बढ़िया हमन फायदा हो। बहुत दिन संघर्ष करे के बाद आज जो सरकार जो है मालिकाना हक दे है, आये में हमन जो बड़ा खुश हैं। अच्छा, बहुत प्रकार के धन्यवाद देते हूँ, जो कि मोर परिवार आज बढ़िया खाए पिए बर पात है, दूसर के कमाए जाए बर नहीं लागत है। अच्छा अच्छा, अपन जो है अपन खेती करके उसमें जो है मोर परिवार ला पोष धारत हूँ। तेकर लिए लाख लाख धन्यवाद सरकार ला। उल्लेखनीय है कि वर्षों से वन भूमि पर काबिज आदिवासियों और किसानों को पट्टा देकर अधिकार प्रदान करने की योजना राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर शुरू की है। भाई बहन के पवित्र रिश्तों का त्योहार रक्षाबंधन 3 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसके लिए पूरे देश में और प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार राखी का स्वरूप बदला बदला रहेगा। कबीरधाम जिले में भी महिला स्व सहायता समूहों ने घर में उपलब्ध चीजों जैसे धान, चावल, गेहूं और सब्जियों के बीजों से ही आकर्षक राखियां तैयार की हैं। इन राखियों के आकर्षक पैकेट भी तैयार किए गए हैं। जिले के बोड़ला, पंडरिया, सहसपुर, लोहारा के कई महिला स्व सहायता समूहों ने इस बार स्वदेशी राखियां तैयार की हैं। जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा और जिला पंचायत सीईओ विजय दयाराम के ने भी इन स्व सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर पहुंचकर राखी की खरीदारी की। इस संबंध में जिला पंचायत के सीईओ ने बताया कि जिले के कई महिला स्व सहायता समूह आर्थिक रूप से मजबूत और अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के लिए त्योहारों पर प्रचलित और आवश्यक सामग्रियों को तैयार कर बेचते हैं। समूह के द्वारा राखी का जो त्योहार है उसको ध्यान में रखते हुए भोर राखियाँ तैयार की गई है।
इसका खासियत ये है कि इसमें सिर्फ राखी नहीं है बल्कि कोरोना से संबंधित जितने भी हमारे लिए सावधानी लेनी है, जैसे मास्क पहनना है, फिर सैनिटाइज़र का बार बार प्रयोग करना, उसको भी इसमें शामिल की गई है। और इसके साथ साथ जो पूजा सामग्री जो होती है राखी त्यौहार में, वो उसको भी शामिल की गई है। इसके अलावा स्वसहायता समूह के द्वारा जो चॉकलेट्स और बाकी जो मिठाइयाँ जो बनवाई जा रही है, उसको भी उसमें शामिल की गई है। श्री दयाराम ने बताया कि इससे पहले इन समूहों ने होली के मौके पर 1.5 लाख रुपए से भी अधिक का हर्बल गुलाल बेचा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में महिला स्व सहायता समूह इसी तरीके से राखियां, खाद्य सामग्रियां, मास्क और सैनिटाइजर बनाकर बेच रही हैं। पहले इन उत्पादों को बेचने के लिए जहां बाजार का अभाव रहता था, तो वहीं जिला प्रशासन ने रायपुर के प्रमुख बाजार मालवीय रोड पर इन्हें महिला शिल्प बाजार के नाम से दुकान लगाने की अनुमति दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।